अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग है, उसके आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे साथ यूनिटी एंड कोहेरेंस इन राइटिंग है। यूनिटी एंड कोहेरेंस किसे कहते हैं और इसको हम राइटिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इस पर आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सब दोस्तों को इसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप इससे जो है फ़ायदा उठाते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। Each chapter in any printed document is divided up into sections, the first line of each being intended slightly to the right। कहते हैं कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसको जो है मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है हर चैप्टर में, ठीक है, इस तरह से हुआ होता है। और इसी तरह से जब हम हर चैप्टर में फ़र्स्ट लाइन को देखते हैं, ठीक है, फ़र्स्ट लाइन को पढ़ते हैं या उसको आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो फर्स्ट लाइन जो है हमारे साथ थोड़ा सा राइट साइड पर होता है। डिवीजन इनसाइड द चैप्टर इसे इन अदर कंपोजिशन इस कॉल्ड पैराग्राफ। इसी तरह से चैप्टर्स के अंदर जो डिवीज़न किया गया होता है, इसेस के अंदर जो डिवीज़न की गई होती है और दूसरे जो कंपोजिशन किए गए होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको असल में पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पैराग्राफ मार्क्स अ चेंज ऑफ टॉपिक और स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्गुमेंट, ठीक है। और इसी तरह से जब भी हम एक नए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो उस नए पैराग्राफ में हमारे साथ जो टॉपिक होता है तो उस टॉपिक में थोड़ी बहुत जो है वो तब्दीली आ गई होती है या उसको हम इस तरीके से करते हैं जिस पर लोग फिर क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू डिवाइड कंपोजिशन इनटू पैराग्राफ्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट ईजी टू रीड। और इसीलिए ये जानना, ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से पैराग्राफ में मुख्तलिफ कंपोजिशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है दूसरे लोगों के लिए आसान बना सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उसको आसानी से रीड कर सके। सो इस पर आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। A paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic। पैराग्राफ किसे कहते हैं? पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि जब बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे साथ एक पैराग्राफ बनता है। और आप सब दोस्तों को पता है कि हम एक पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। सो पैराग्राफ ये यूजुअली हमारे साथ बहुत सारे सेंटेंसेस जब इकट्ठे होते हैं और वो एक टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं पैराग्राफ। इसी तरह से हमारे साथ पैराग्राफ की दूसरी डिफिनीशन भी है जिसमें हमारे साथ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ यूजुअली हमारे साथ एक दूसरे से रिलेटेड सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है, एक मजमुआ होता है जो कि एक सिंगल पॉइंट को एक्सप्रेस करा रही होती है, एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करा रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ ऑफ अ कंपोजिशन आर नॉट मेयरली आर्बिट्ररी डिवीजन, ठीक है। हमारे साथ पैराग्राफ में जो कंपोजिशंस होते हैं तो ये हमारे साथ इतने सिंपली जो है डिवाइड नहीं हुए होते हैं, ठीक है। द डिवीजन ऑफ अ चैप्टर इनटू पैराग्राफ मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ आइडियाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसी तरह से जब हम चैप्टर्स को पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं तो उस डिवीज़न को हम किसके बेस पर करते हैं? उस डिवीज़न को जो है हमारे साथ जो कमिंग आइडियाज़ हो रहे होते हैं, जो कमिंग आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उसमें जो चेंजेस आ रही होती है तो उस चेंजेस की बुनियाद पर हम हर चैप्टर में जो पैराग्राफ होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इन दिस रिगार्ड यूनिटी एंड कोहेजन
in writing makes the message of a writer clear and effectively communicated. अब इस से रिलेटेड या इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिटी और कोहेजन को जो है अपने राइटिंग में यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए, ताकि हमारा जो मैसेज होता है, हमारा जो पैगाम होता है जो कि हम अपने रीडर्स को दे रहे होते हैं, तो वो पैगाम जो है एक वाज़ेह तरीके से और एक पुरअसर तरीके से लोगों तक पहुँचे और लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, यूनिटी और कोहेजन को अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूनिटी पर कि यूनिटी किसे कहते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्टिंग अ पैराग्राफ इज़ यूनिटी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो उसूल है पैराग्राफ को बनाने की, तो वो है यूनिटी। ठीक है, जब भी हम पैराग्राफ को बनाएंगे, पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि आया हमारा जो पैराग्राफ है इसमें यूनिटी है या नहीं। अब यूनिटी किसे कहते हैं इस पर अब हम बात करेंगे। ईच सेंटेंस डील्स विद वन थॉट, ईच पैराग्राफ मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया। यूनिटी से मुराद ये है कि जब हम सेंटेंस में बात करते हैं, जब हम पैराग्राफ में दूसरों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, तो हमारे साथ जो मैसेज होगा वो एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पर होगा। ठीक है, एक ही थॉट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैराग्राफ में जो है आप 5-6 बातें जो है एक ही साथ कर लें। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ में नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, बआसानी से अंडरस्टैंड करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैराग्राफ में यूनिटी हो। पैराग्राफ में यूनिटी कैसे आएगी? पैराग्राफ में यूनिटी ऐसे आएगी कि आप जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं या पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उस बात को जो है एक स्पेसिफिक अंदाज में जो है अपने पैराग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और सिर्फ उसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है आप बात करेंगे। ठीक है, उससे इधर उधर इररिलेवेंट बातें आप अपनी पैराग्राफ में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे फिर जो रीडर होते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो मेन आइडिया होता है या जो मेन मकसद होता है पैराग्राफ का, तो वो फिर हासिल नहीं होता। तो यूनिटी से मुराद ये है कि जब आप अपनी जो क्या कहते हैं, अपना जो आइडिया दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपकी बात जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक पर हो। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से हट कर जो है आप बात ना करें अपने पैराग्राफ में, तो इसको कहते हैं यूनिटी। इन राइटिंग एन essay, every head and every subhead should have its own paragraph to itself। इसी तरह से जब भी हम इसे को लिखते हैं, तो इसे में हमारे साथ एवरी हेडिंग और हमारे साथ जो सब हेडिंग होते हैं, तो उसका भी अपना एक पैराग्राफ होता है। एंड एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। और इसी तरह से हमारे साथ पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होते हैं, तो हर सेंटेंस जो है वो हमारे साथ जो है इस तरह से क्लोजली रिलेटेड होगा एक दूसरे के साथ कि वो उस मेन टॉपिक को क्या करेगा, उस मेन टॉपिक को एक्सप्रेस करेगा, उस मेन टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द पैराग्राफ एंड एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ वन थीम और टॉपिक। इसी तरह से हमारे साथ जो पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ का हर हिस्सा जो है वो हमें उस ख़ास जो थीम होती है, जो ख़ास टॉपिक होता है, उसको एक्सप्रेस करा रहा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिटी कहते हैं। द टॉपिक, द थीम ऑफ अ पैराग्राफ इज़ वेरी ऑफन एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, जनरली द फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो टॉपिक होता है या पैराग्राफ का जो मेन थीम होता है, जो मकसद होता है, उसको हम बआसानी से जो है एक सेंटेंस में, पैराग्राफ के एक सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बेसिकली आम तौर पर अगर हम देखें तो उसको हम हमारे साथ जो टॉपिक होता है या जो मेन थीम होता है सेंटेंस का या पैराग्राफ का, उसको हम पहले लाइन में ज़्यादातर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उस पहले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम अपना जो मेन टॉपिक होता है या जो मेन थीम होता है पैराग्राफ का, उसको
रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट स्टेट्स द टॉपिक, क्योंकि वो हमें क्या रिप्रेजेंट करा रहा होता है, वो असल में टॉपिक के बारे में वो सेंटेंस हमें बता रहा होता है, तो इस वजह से हम उस सेंटेंस को टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं या की सेंटेंस हम उसको कहते हैं, क्योंकि इट अनलॉक और ओपन द सब्जेक्ट टू बी डील विद इन द पैराग्राफ, ठीक है। क्योंकि उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट पर बात की जा रही होती है या की जाने वाली होती है जिसको पर हम पैराग्राफ लिखने वाले होते हैं, ठीक है। Writing has unity when the supporting sentences all work together to support the topic sentence, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस राइटिंग में यूनिटी मौजूद है? हमें पता ऐसे चलेगा कि इस राइटिंग में यूनिटी मौजूद है जब ये राइटिंग हमें एक सिंगल टॉपिक को पर हमें बता रही होती है, हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ठीक है। और उस पैराग्राफ में जो है हमारे साथ एक सिंगल टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वो बात डिस्कस की जा रही होती है। तो इस तरह से जो है इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो राइटिंग है ये असल में यूनिटी को रिप्रेजेंट करा रही है, ठीक है। इसमें यूनिटी है। Paragraph that lack unity are confusing to the reader because some ideas do not seem to belong. इसी तरह से वो पैराग्राफ जिसमें यूनिटी नहीं होती तो फिर ऐसे पैराग्राफ की वजह से जो पढ़ने वाले होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उस मेन आइडिया के बारे में बात नहीं की जा रही होती है जिस जो कि हमारे साथ टॉपिक होता है, ठीक है। Compare the example below. The first paragraph has poor unity because there are sentences that do not support the topic sentence, and the topic sentence is about various places in Utah where there are hiking trails for people to enjoy nature, ठीक है। अब हमारे साथ यहाँ पर एक बॉडी पैराग्राफ जो है वो दिया गया है जिसमें जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। मतलब उसमें टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं की गई है। तो आपको अब मैं ये पढ़कर सुनाता हूँ। हाइकर्स ऑल ओवर यूदा कैन एक्सेस हाइकिंग ट्रेल्स एंड एंजॉय नेचर, ठीक है। कहते हैं कि यूदा के जो हाइकर्स है वो तमाम लोग जो है वो हाइकिंग ट्रेल्स तक उनकी रसाई है और इसी तरह से वो नेचर को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाइकिंग इज़ अ गुड वे टू गेट एक्सरसाइज। हाइकिंग जो है ये हमारे साथ एक अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का। हाइकिंग किसे कहते हैं? हाइकिंग यूजुअली हमारे साथ एक लॉन्ग वॉक होता है जो कि हम एक्सरसाइज के लिए करते हैं, ठीक है। सो इन साउथर्न यूदा ये हमारे साथ जगह का नाम है, ठीक है। इन साउथर्न यूदा हाइकर्स एंजॉय द सीनिक ट्रेल्स इन जियोन्स नेशनल पार्क. In northern Utah, trails have been made to showcase the beauties of nature like waterfall, canyon, ठीक है। Waterfalls all over the world are beautiful. There are hiking paths in Utah Rocky Mountains as well. They provide beautiful views. But you don't have to go up to the mountains or drive up the canyon to access hiking trails in Utah. Many cities in Utah have created hiking trails in city park for people to use that are closer to home. If you like to spend time hiking in nature, there are many hiking trails you can access in Utah, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आपने देख लिया है। अब इसके आगे हमारे साथ एक दूसरा पैराग्राफ है जिसमें यूनिटी जो है वो मौजूद है। हाइकिंग ऑल ओवर Utah can access hiking trails and enjoy nature. In southern Utah, hikers enjoy the scenic trails in Zion National Park. In northern Utah, the trails have been made to showcase the beauties of nature like waterfall, canyon. There are hiking paths in Utah Rocky Mountains as well as they provide beautiful views. तो dear students, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक कंटिन्यूसली एक फ्लो से जो है वो रीडिंग कर रहा हूँ और मुझे जो है किसी किस्म की जो परेशानी है या डिफ़िकल्टी है वो रीडिंग में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ जो है ये हमें यूनिटी को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर किसे कहते हैं?
ऑर्डर इज़ अनदर एलिमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ राइटिंग। जब भी हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में जो है हमारे साथ जो दूसरा एलिमेंट आता है राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है? इन पैराग्राफ डेवलपमेंट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर। जब भी हम पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ में हमारे साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है थॉट का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह के पैराग्राफ में जब हम इस तरह के काम करते हैं जिसमें हम थॉट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं या सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, event must be related in the order of their occurrence and all ideas should connect with the leading idea and arrange according to their importance or order। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जितने भी इवेंट्स होंगे तो वो ऑर्डर्स के आकरेंस के मुताबिक होंगे और तमाम आइडिया जो है वो हमारे साथ उस आइडिया को लीड करते हुए उसके साथ जुड़े हुए होंगे। एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस और ऑर्डर, और इसी तरह से उस ऑर्डर की इम्पोर्टेंस या उस आइडिया की अहमियत के मुताबिक जो है वो अरेंज हुए होंगे। ठीक है, वैरायटी किसे कहते हैं? द थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेवलपिंग अ कंपोजिशन इज़ वैरायटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। इसी तरह से हमारे साथ पैराग्राफ को बनाने के लिए हमारे साथ जो तीसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैरायटी कहते हैं। वैरायटी किसे कहते हैं? इट मीन्स टू मोनोटोमी। वैरायटी से मुराद यह है कि आप जो है आप अपने पैराग्राफ में एक ही क्या कहते हैं, एक ही अंदाज़ को जो है उसको इख्तियार ना करें, एक ही टोन में जो है अपनी बात को प्रेजेंट ना करें, बल्कि आप जो है अपने पैराग्राफ में मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से या मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है अपनी बात को प्रेजेंट करें। ठीक है, तो इट मीन्स टू एवॉइड मोनोटोमी। वैरायटी से मुराद ये है कि आप जो है मोनोटोमी से परहेज़ करें, मोनोटोमी को अवॉइड करें। मोनोटोनी क्या है? मोनोटोनी से मुराद एक ही अंदाज में बात करना, एक ही टोन में बात करना। ठीक है, The paragraph of a composition should be a different length and a not always of the same sentence construction। इसी तरह से हमारे साथ जो पैराग्राफ होते हैं या पैराग्राफ की जो कंपोजिशन होती है तो वो हमारे साथ मुख्तलिफ लेंथ पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, और वो हमारे साथ सेम, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम नहीं होगी। टू सम अप द इसेंशियल ऑफ अ गुड एसे आर यूनिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें गुड एसे की या हम डिस्क्राइब करें कि गुड एसे किसे कहते हैं, तो गुड एसे में हमारे साथ मंदरजा झेल करैक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले गुड एसे में आपको यूनिटी जो है अगर देखने को मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि ये एसे गुड है। इसके साथ साथ आपको टॉपिक सेंटेंसेस जो है वो मिले, इसके साथ साथ आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट मिले जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, और वैरायटी आपको मिले, फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस जो है आपको मिले। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इसे है वो गुड है। और कोहेरेंस इन राइटिंग, और आपकी जो राइटिंग है उसमें क्या है, उसमें कोहेरेंस है। ठीक है, कोहेरेंस किसे कहते हैं? कोहेरेंस से मुराद ये है कि आपके सेंटेंस में या आपके पैराग्राफ में आपने जो है यूनिटी को भी यूज़ किया हो, गुड टॉपिक सेंटेंस हो आपके, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, आपने उसमें जो है ऑर्डर्स को यूज़ किए हो, आपने उसमें वैरायटी को यूज़ किए हो, तो इससे हमारे साथ एक सेंटेंस बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस इन राइटिंग या कोहेरेंस इन सेंटेंस या इसे कहते हैं। कोहेरेंस किसे कहते हैं? कोहेरेंस आल्सो मीन क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें क्या हो, उसमें सफाई हो, उसमें वजाहत हो। आप वजाहत के साथ जो है चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसको फिर हर किस्म के लोग जो है बआसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, वाज़े होती है।
वो चीज़ जो है लोगों के लिए आसान होती है उसको पढ़ना, उसको समझना। ठीक है, सो कोहेरेंस से मुराद ये है कि आप जो है क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन को जो है आप वाज़े करते हैं, तो इसको कहते हैं कोहेरेंस। एंड इट इज़ क्रिएटेड व्हेन करेक्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर आर यूज। कोहेरेंस जो है ये हमारे साथ तब बनेगा जब हम अपने सेंटेंसेस, अपने पैराग्राफ, अपने इसेस में जो वोकेबलरी हम यूज़ कर रहे हैं और जो ग्रामर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो करेक्ट हो। जब हमारे साथ वोकेबलरी और ग्रामर करेक्ट होगा तो हमारे साथ कोहेरेंस जो है वो बनेगी। आफ्टर ऑल, इन सारी चीज़ों के बाद द गोल ऑफ राइटिंग इज़ टू बी बेनिफिटेड द रीडर। और इसी तरह से हमारे साथ जो राइटिंग का फिर मकसद होगा उससे फिर रीडर, पढ़ने वालों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। विदाउट बोथ कोहेरेंस एंड कोहेजन द रीडर में डिटेक्ट choppiness in the text and feel as if there are gaps in the idea presented। ठीक है, अगर हम अपने राइटिंग में कोहेरेंस और कोहेजन को यूज़ ना करें तो इससे ये होगा कि इससे हमारे जो रीडर होंगे उनको फिर समझ नहीं आएंगी, वो जो है फिर कन्फ्यूजन का शिकार होंगे और उनको ऐसा महसूस होगा कि जो लिखने वाला है, जो मुसन्निफ़ है, उनसे जो है आइडियाज़ वो क्या हुए हैं, वो गलत हुए हैं या उनकी आइडियाज़ में, उनके ख़यालात में कमी है। एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव पैराग्राफ कोहेजन एंड कोहेरेंस रिजल्ट इन पैराग्राफ यूनिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस और कोहेजन हो तो इसके लिए आपके पैराग्राफ में यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू इंश्योर दैट योर पैराग्राफ हैव यूनिटी, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं, आप जो है अपने पैराग्राफ में यूनिटी की मौजूदगी को इंश्योर करना चाहते हैं, देयर आर टू थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को जो है अपने जहन में याद रखनी होगी। पहली बात यह है कि इट मस्ट हैव अ सिंगल टॉपिक, कि आपके पैराग्राफ में जो है सिंगल टॉपिक पर बात की गई हो। और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस प्रोवाइड मोर डिटेल देन द टॉपिक सेंटेंस, और हमारे साथ जो जुमला है वो हमें टॉपिक सेंटेंस से ज़्यादा डिटेल जो है वो हमें दे। ठीक है, तो ये दो बातें अगर आपके पैराग्राफ में होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी पैराग्राफ में यूनिटी मौजूद है। वेल मेंटेनिंग द फोकस ऑन द आइडिया प्रेजेंटेड, और इसी तरह से फिर हमारे साथ जो बात की गई होगी पैराग्राफ में तो वो उस आइडिया के मुताबिक की गई होगी जिस पर हम बात कर रहे होते हैं या बात करना चाहते हैं। द पैराग्राफ बिलो शोज अ लैक ऑफ यूनिटी। अब हमारे साथ फिर एक पैराग्राफ को यहाँ पर दिया गया है जिसमें हमारे साथ यूनिटी नहीं है। नॉन कोहेसिव सैम्पल, डॉग्स आर कैनाइन्स दैट पीपल domesticated a long time ago. Wolves are predecessors of dogs and they help people in a variety of ways. There are various reasons for owning a dog and the most important is companionship। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोहेसिव सिंपल को देखें तो डॉग्स आर कैनाइन्स दैट पीपल डोमेस्टिकेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो प्राइमरली फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। Even though dogs descended from wolves, they are tame and can be kept in a household. Since they are tame, people have various reasons for owning a dog such as companionship। तो अगर इस पहले सैम्पल को देखें और इस दूसरे सैम्पल को देखें तो आपको एक क्लियर वाज़ेह डिफरेंस जो है देखने को मिलेगी। और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे साथ जो सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं तो वो हमारे साथ इरेगुलरली यूज़ हुए हैं, इनकी जो ऑर्डर है वो मिस ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं तो वो प्रॉपर तरीके से इसकी अरेंजमेंट भी है, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में भी है और सीक्वेंस में भी है, जिससे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बआसानी से उसकी समझ भी आ जाती है और उनको जो है मज़ा भी आता है पढ़ने में।
Notice that the idea and the non-cohesive sample are not arranged logically. वही बात है जो कि मैंने आपको कही. The sentences are not connected by transitions and give the readers new ideas that are not found in the topic sentence. वही बात. The paragraph is hard to read. इसी वजह से पैराग्राफ को पढ़ना मुश्किल हो जाता है. Leaving readers confused about the topic, जिसकी वजह से जो रीडर्स होते हैं वो टॉपिक के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. इसके अलावा अगर हम कोहेसिव सैंपल को देखें तो आइडिया जो है वो लॉजिकली अरेंज हुए हैं. तमाम आइडिया जो है वो सैंपल फ्लो में है. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक. इन एडिशन दे गिव मोर डिटेल अबाउट द टॉपिक. ये टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल भी हमें दे रही है. वेल मेंटेनिंग देयर फोकस ऑन द टॉपिक सेंटेंस. एक्सरसाइज रिव्यू फॉर यूनिटी. तो ये आपके साथ एक एक्सरसाइज है. इसको आप पढ़कर आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें यूनिटी मौजूद है या नहीं. तो इसको आप पढ़कर फिर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज में यूनिटी थी और कौन कौन एक्सरसाइज में यूनिटी नहीं थी. ठीक है, तो मैं फिर आपको बता दूंगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं या नहीं. तो ये साथ था यूनिट 1 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया. उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.